मैं कश्मीर जा रहा हूं, मेरा मंशूर होगा कि आने वाले नस्लों को यह बताना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को 1947 से चला रहे हैं, वो तरीक़ेकार, वो रवैया, वो स्टेटस को अब 2026 में नहीं चल सकता। अब नया नस्ल ने अपना नया सोच सामने लेकर आना है। किसी एक कश्मीरी, किसी एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी और किसी एक पाकिस्तान का शहरी आलमी सतह का कश्मीर के जद्दोजहद पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। और हमारा आलमी जद्दोजहद को बरकरार रखते हुए, पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिलवाते हुए ये बात करना तो हमारा और आपका और हर शहरी का हक है कि इसी दायरे में रहते हुए कश्मीर का जद्दोजहद को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाते हुए क्या यह मुमकिन नहीं कि हम अबूरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के में रहने वाले लोगों को मजीद हक हकमियत दिलवा दे, मजीद हक मलकियत दिलवा दे, उनकी उम्मीदों के मुताबिक हक रोजगार दिलवा दे। मैं समझता हूं कि यह मुमकिन है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने रास्ता दिखाया है। अब इंशाअल्लाह ताला हम ये सियासी सफर आजाद कश्मीर में भी ये पैगाम और ये मंशूर लेके जाएंगे। और मैं आजाद कश्मीर के अवाम को दावत देता हूं कि आप अपना सियासी हकूक इस्तेमाल करें। आपका सियासी हथियार अपना वोट है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ जमातों ने यह ऐलान किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आप हिस्सा लो, इंतखाबात में शामिल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है, दूसरे जमात अपने मंशूर लेकर आए। हम देखते हैं कि आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर के अवाम क्या फैसला करते हैं। उस फैसला के बाद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगा तो मेरा इरादा यह है कि हम एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का रखा जाए, जहां हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में मैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा अपना मंशूर, अपना नजरिया पेश करूं कि मैं समझता हूं कि अबूरी तौर पे हमें हक हकमियत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को देना पड़ेगा। अब उसका शक्ल क्या होगा, अब कैसे, क्या अबूरी नाम देंगे, वो हम मिलकर फैसला करें, लेकिन आईनी हकूक दिलवाना पड़ेंगे। ये पुरानी तनख्वाह पे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग चलने के लिए तैयार नहीं। और मैंने नेशनल असेंबली में भी कहा था और मैं गिलगित बल्तिस्तान में कहता हूं कि भले आप अबूरी कह दे, भले आप इनको एमएनए का नाम ना दे, आप इनको सफीर का नाम दे, मगर साथ बिठाए मेरे। मैं चाहता हूं कि लड़कानों का एमएनए के साथ साथ मुजफ्फराबाद और गिलगित का एमएनए सफीर के नाम पे, अबूरी सतह पे जब तक हमारा रायशुमारी मुकम्मल ना हो, मैं चाहता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हो। अबूरी सतह पे जब तक हमारा रायशुमारी और अलमी सतह का जद्दोजहद मुकम्मल ना हुआ, मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे, आजाद कश्मीर के नुमाइंदे वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। चले अबूरी पे सफीर के हैसियत में, मगर उनका आवाज पार्लियामान में, सेनेट में और कैबिनेट में क्यों ना हो। मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम ना सिर्फ सियासी तौर पे, ना सिर्फ आईनी तौर पे, मगर मुआशी तौर पे उनका आवाज सुना जाए। अब अबूरी तौर पे सही, लेकिन अबूरी तौर पे और उनके सफीर के नाम पे तो नेशनल फाइनेंस कमीशन में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपको आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को बिठाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये अब नया नस्ल का जद्दोजहद है और ये नया नस्ल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर रह के, पाकिस्तान की सियासत के दायरे में रह के ये जद्दोजहद हम इस पे हम मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। हम हक हकमियत
को यह समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसला गिलगित बल्तिस्तान करे और कश्मीर का फैसला कश्मीरी करे। इसका जैसे भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक प्रपोजल है जो मैंने नेशनल असेंबली में जिक्र किया कि यह मुमकिन नहीं, कब तक चलेगा कि आजाद कश्मीर के हुकूमत साजी में, आजाद कश्मीर के फैसलों में पंजाब हुकूमत, सूबाई सिंध का हुकूमत, पख्तूनख्वा का हुकूमत का इतना भारी आवाज हो। मैं जानता हूं कि सूबा सिंध ये तो बर्दाश्त नहीं करता कि सूबा पंजाब अपने सूबा सिंध के फैसले करे, वैसे ही जैसे सूबा पंजाब बर्दाश्त नहीं करता कि सूबा सिंध उनका सूबे के फैसले करे, और उसी अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करता। तो हम कैसे उम्मीद रखते हैं कि आजाद कश्मीर ये बर्दाश्त करे? हां, मेरा एक तजवीज है, मुस्लिम लीग का अपना तजवीज होगा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अपना तजवीज होगा। हम इंशाअल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में बैठ के कंसेंसस बना के जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से अपना मंजिल तक पहुंचेंगे। हक हाकमियत के साथ हक मलकियत का दावा, जैसे मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा किया कि पहाड़ का छोटी से लेके दरिया के किनारा हक मलकियत आपका, वैसे ही हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की के लिए जो मौकिफ है, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मेरा मंशूर का हिस्सा है, मेरा दावा है कश्मीर के अवाम का कि पहाड़ का छोटी से लेके आपका दरिया के किनारे तक हक मलकियत हमें कश्मीर के अवाम को दिलवाना पड़ेगा। जो आजकल कश्मीर के अवाम के लिए हमने हक हाकमियत के बारे में जो नारा उठाया है, वो हक मलकियत के बगैर पूरा नहीं हो सकते। जो सियासी जमातें सबसे ज्यादा फिक्रमंद है मुहाजिरीन के हकूक के हवाले से, मुहाजिरीन के नुमाइंदगी के हवाले से, मुहाजिरीन के वोट के हवाले से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं उनका नुमाइंदगी का हक, उनका वोट के हक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं, मगर कश्मीर का हक हाकमियत पे भी सौदा करने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जो इतना जोर से कश्मीर के मुहाजिरीन के पॉइंट्स उठाते हैं, जरा याद रखे कि आज तक जो कश्मीर के वैली में मुहाजिरीन बसते हैं, जो 1947 के बाद ये सफर इन्होंने तय करके हमारे ये आजाद कश्मीर के खित्ते में शामिल हुए, वो आज तक अपने हक मलकियत के इंतजार में हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको हक हाकमियत में दिलवाएगी, और हक हाकमियत होगा, हक मलकियत होगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, कश्मीर के अवाम खुद ब खुद अपना हक रोजगार का बंदोबस्त कर सकेंगे। ये पाकिस्तान का मईशत का अगर कोहिनूर किसी इलाके को मैं कह सकता हूं तो वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं। आपको मैं हक हाकमियत दिलवाऊं, आपको मैं हक मलकियत दिलवाऊं, आप ना सिर्फ अपने हक रोजगार का बंदोबस्त करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के हक रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी अंदाज में और जमहूरी अंदाज में सियासत के दायरे में रह के, इंस्टीट्यूशंस में, पार्लियामान के अंदर रह के जदोजहद किया है। आज भी मैं समझता हूं कि अगर हमने मोदी का साजिश को नाकाम करना है तो हमने अपने अवाम के साथ जोड़ के जदोजहद करके जो काम मुल्क के अंदर करना है वो मिलके करना है, जो काम मुल्क के बाहर करना है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला मिलके करेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के जियालियों के शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से मैं आज कह सकता हूं, आपकी वजह से, आपकी खून पे ही सीने की मेहनत की वजह से मैं आज कह सकता हूं कि पांचों सूबों की जंजीर बेनजीर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपका।
अपडेट करें कि गिलगित में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। गिलगित के अवाम आज भी कायद अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो को याद करते हैं और मुहिब वतन है। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का भी ममनून रहूंगा। अपोजिशन के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की की नई बुनियाद रखेंगे। नौजवान नस्ल ने अब गिलगित बल्तिस्तान की बागडोर संभाल ली है। नौजवानों के लिए बेहतरीन मौके भी फराहम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गिलगित में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज भी कायद अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो को याद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने अमजद हुसैन एडवोकेट से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया है। अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने अमजद हुसैन एडवोकेट से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं दूसरी जानिब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा है कि 7 जून 2026 को पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। इलेक्शन में नौजवानों और खवातीन का बड़ा अहम किरदार है। तकरीब हल्फदारी से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट देकर बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होने के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। उनका कहना था कि मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने भरपूर एतमाद किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया। अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना था कि हमारे पास जो मौसम है वो शायद दुनिया में किसी के पास भी ना हो। हमें जहां दुनिया के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र की सहूलियात देनी होगी, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिज़स्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी किर्गिज़ सदर की दावत पर आज से 9 जुलाई तक किर्गिज़स्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आला सतह के वफ़द की क़यादत भी करेंगे। दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान किर्गिज़ सदर से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तिजारत और सरमाकारी, तवानाई, कानकुनी, ज़राअत, टेक्सटाइल पर भी बातचीत की जाएगी।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहल खाना की तेहरान में अदा की गई नमाज जनाजा के बाद अब जनाजे के जुलूस का तेहरान में आगाज हो गया। ईरानी हुकाम ने बताया है कि साबिक रहबर आला के जस्से खाकी को आज तेहरान में जनाजे के जुलूस के बाद कुम ले जाया जाएगा। कुम के बाद पड़ोसी मुल्क इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। इन तमाम मुकामात से गुजरने के बाद 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मजार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। अतवार को तेहरान के बड़े मजहबी मरकज इमाम खुमैनी मुसल्ला में साबिक सुप्रीम लीडर उनकी साहिबजादी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबा अल हुदा और उनकी मासूम और कमसिन नवासी ज़हरा मोहम्मदी की नमाज जनाजा भी अदा की गई है। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। तो मेरे थे 24-25 के, उसमें हमने आखिरी दिनों में करके तो उसको उस वक्त लेके गए थे 36 अरब पे, और नहीं मुझे आई नो 36 अरब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 41 अरब जो है फ्रेट की है, जिसमें अंदर तकरीबन हमारा इजाफा जो है वो 4 अरब रुपए का है। ठीक है जी। और इसी के सेंडरी उसके अंदर आप देखें कि हमारी ज़्यादातर जो इसका ब्रेकअप है सेंडरी का, वो मैं बता देता हूँ कि हमने प्रॉपर्टी एंड लैंड में एक माइलस्टोन अचीव किया है कि 25-26 में 8,191 था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11,996, यानी आप इसकी परसेंटेज देख लें। फिर स्क्रैप के ऊपर 102 था, आज 1966 है, यानी 2 अरब हमने उस पे अंदर। और फिर कमर्शियल के अंदर हमने तकरीबन 2 अरब, ये भी इजाफा है। और अदर्स के अंदर जो है वो हमने 316, 297 की जगह। फिर एक जो फिगर जो आपके ज़हनों में भी होगी, मेरे ज़हनों में भी है, वो भी सामने लेके आते हैं, जो है हमारी अदर इनकम, ये जो हमें 4 अरब कुछ करोड़ रुपए की, जो जब हमें अपना फेयर बढ़ाना चाहिए था, 20% हमें फ्रेट में ऐड करना चाहिए था, 20% पैसेंजर में, अगर वो हम ऐड कर जाते तो आज 8 अरब फ्रेट में हम आगे होते और 8 अरब हम पैसेंजर में आगे होते। ये भी आप कैलकुलेशन कर लें इस पैसे के ऊपर, लेकिन हमने वो ना बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें 4,200 वो दिए। ये सारा टोटल मिला के हमारा बनता है 115 अरब। अब इसकी मैं थोड़ी सी आगे ग्रोथ का जिक्र करूंगा ताकि आपको ये इसकी परसेंटेज का भी पता चले। ये टोटल अर्निंग जो है 23-24 की 88 बिलियन 88 अरब है जी, फिर 25-26 में 92 अरब है जी, फिर अब जाके 115 अरब है। और इसकी ग्रोथ जो है एक साल के अंदर अर्निंग की वो है 24.19%। ये अर्निंग की ग्रोथ मैं बता रहा हूँ आपको इस सूरत हाल में जहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी, उनका जिक्र भी मैं आगे चल के आपको करूँगा। फिर इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारी फ्रेट की अर्निंग है ये 23-24 में 28 अरब थी और 24-25 में 31 अरब थी, अब जाके ये 41 यानी 41 अरब तकरीबन। इसकी जो ग्रोथ आई है फ्रेट के अंदर वो आई है तकरीबन 27.78%, यानी आपके 28% ग्रोथ इस फ्रेट के अंदर आई है आपको। इसी तरह पैसेंजर की मुश्किल तरीन हालात में, जहाँ ना पावर प्लांट थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया इसका लोकोमोटिव का क्या इशू था, उसके बावजूद मैं उस पर जाने से पहले मैं सेंट्री जो है उसके हवाले से बात करूंगा कि 2023-24 में 8,234 मिलियन था, 24-25 में 8,595 मिलियन था, आज 16,401 मिलियन है, 16,400। इसकी ग्रोथ आई है 91%। ये भी रेलवे की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो आता था जिस हालत में पड़ी ज़मीनें होती थी उसी तरह दे देते थे आप, उसका जो तरीक़ाकार है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो 23-24 में था 49 अरब और फिर आके 24-25 में 48 तकरीबन 48.939 है तकरीबन, ये भी 50 ही है, 49 ही है। अब जाके हमने उसको किया तकरीबन 51 अरब। ये
50 अरब 590 बनता है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि 1-2 अरब का इजाफा इंशाल्लाह ताला और 15-20 दिनों में हो जाएगा। ये माइनस था, -124, और इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस, आपका पावर प्लांट, आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से पंक्चुअलिटी का इशू, और फिर लोकोमोटिव जो जान है पाकिस्तान रेलवे की या किसी भी रेलवे की जान है, उसका ओवरहॉलिंग ना होना। अब उसका पूरा शेड्यूल भी आपको दे देंगे, नए पावर प्लांट जो हम परचेज कर रहे हैं उसका भी दे देंगे, और जो पुराने हमारे हो रहे हैं ओवरऑल उसका भी इंशाल्लाह ताला आपको दे देंगे। हर महीने 7 वो भी 7 हो रहे हैं। अब कैश इनफ्लो, पाकिस्तान रेलवे ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर कैश इनफ्लो जो है वो हमारा 24-25 में 96 अरब था, तो अब ये 120 अरब है, 120 अरब, और ये ग्रोथ है तकरीबन 24.6, यानी तकरीबन 25% जो है उसकी ग्रोथ है। अब ऑपरेशन जो पिछले दिनों एक आपने देखा होगा ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट, जिसके ऊपर मैंने रिएक्ट भी किया था। आपको अपडेट करें कि लाहौर में वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेलवे की आमदन में नुमाया इजाफा हुआ है, मुसाफिर ट्रेनों की हालत बेहतर बनाई गई और रेलवे के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। हनीफ अब्बासी का कहना था कि रेलवे की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 20 खाली असामियों पर तैनाती के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया है। ज़रा के मुताबिक 10 नए जजेस की तकर्री के लिए 20 सीनियर वकला के नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दिए गए हैं, जबकि हतमी फैसला जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 11 सीनियर वकला के नाम तजवीज़ किए हैं। ज़रा का कहना है कि वकला रहनुमा एहसन बोन ने साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल का नाम जुडिशल कमीशन को भिजवाया है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर और जुडिशल कमीशन के रुकन फारूक एच नाइक ने 8 सीनियर वकला के नाम भी तजवीज़ किए हैं। ज़रा के मुताबिक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कराची के इलाके सरजानी टाउन में नादरा के मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा हुकाम के मुताबिक 9 तामीर शुदा इमारत में मुअम्मर और खुसूसी अफराद के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि उन्हें सहूलत फराहम की जा सके। मेगा सेंटर में मजमूई तौर पर 20 वन विंडो काउंटर्स बनाए गए हैं। हुकाम का कहना है कि सेंटर में बैक वक्त 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ वसी इंतजारगाह भी कायम की गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा दरख्वास्त गुजारों को नादरा की खिदमात फराहम की जा सकेंगी। मेगा सेंटर के क़याम से सरजानी और अतराफ के लाखों रिहायशियों को एक ही जगह पर तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी, जबकि सेंटर में जोनल दफ्तर की मौजूदगी के बायस शहरियों को आयशा मंजिल जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़म अजला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए मुतलका इंतजामिया को 3 माह की डेडलाइन देते हुए कहा है कि इस मुद्दत के दौरान अवाम को खिदमात की फराहमी में वाज़े और अमली तब्दीली नजर आनी चाहिए। मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म अजला में अमन अमान, गवर्नेंस और तरक्याती प्रोग्राम्स में मुतालिक जायजा इजलास भी मुनक्किद हुआ है, जिसमें अवामी खिदमात की फराहमी, तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में एक हफ्ते के अंदर तरक्याती सरगर्मियां बहाल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबों पर काम करने की बहाली के लिए दरकार अफसरान और एहलकार फौरी तौर पर फराहम किए जाएं। वज़ीर आला ने ज़म अजला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए खुसूसी इक़दामात करने की भी हिदायत की हैं।
गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती के केस में कैंट अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तीनों मुल्जिमान रिजवान, नवाज और नासिर को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की इस्तदा पर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड दिया गया। इससे कबल गैर मुल्की खवातीन की अगवा और ज्यादती के मुकदमे की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान का DNA भी मैच हो गया है। ज्यादती करने वाले मुल्जिमान में नवाज भी शामिल है। कराची के जिला ईस्ट पुलिस की कार्रवाई की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ईस्ट जोन के थाना साइड सुपर हाईवे की न्यू सब्जी मंडी चौकी के इंचार्ज ने नफरी के हमरा कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद न्यू सब्जी मंडी चौकी की हदूद में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। तर्जुमान के मुताबिक तमाम जेर हिरासत अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में उवैस शहीद पार्क के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार हो गए, जबकि फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी से, जहाँ पर नंबर 4 में उवैस शहीद पार्क के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीन ने आबदो से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने तशवीश का इजहार किया है। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डमी वार हेड से लेस तजुर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुकर्ररा मुकाम पर गिरा है। मिसाइल तजुर्बा मामूल की फौजी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा था। तजुर्बा बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक किया गया। तजुर्बे से मुतल्लिका ममालिक को पेशगी इतलात भी दे दी गई थी। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक तजुर्बे में किसी खास मुल्क या हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। जापान का कहना है कि हमें टेस्ट से मुतालिक आगाह कर दिया था, ताहम हमने चीन से इस मामले पर नजरसानी का कहा था। वेनेजुएला में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,342 हो गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के सदर जॉर्ज रोड्रिगेज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हलाकतों के अलावा जख्मियों की तादाद 16,740 तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 6,462 लोगों को बचा लिया गया है। 24 जून को वेनेजुएला में आने वाले जुड़वा ज़लज़लों के बाद 79 आरजी कैंप भी कायम किए गए हैं। रोड्रिगेज ने कहा है कि हम मुतासरा खानदानों का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जदीद 2-man-3 बाउलिंग मशीन नस्ब कर दी है। इस हवाले से पीसीबी का कहना है कि जदीद बाउलिंग मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फराहम करेगी। मशीन के जरिए बैटर्स जदीद अंदाज में अपने तजारी कर सकेंगे। जदीद मशीन की फ्रंट स्क्रीन पर बाउलर की हाई कंट्रास्ट LED एनिमेशन दिखाई देती है, जिससे बैटर को बाउलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मशीन में लाइन, लेंथ, स्पीड, स्विंग और हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। कोचेस और खिलाड़ी इनफरादी गेंदें, ओवर्स और स्पेल्स भी महफूज कर सकेंगे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात भी हमरा थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हुकाम ने पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की 11 माह की कारकर्दगी और ऑपरेशनल उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर सेक्रेटरी एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल मसूद मुख्तियार और DG पंजाब काउंटर नारकोटिक्स 4 ब्रिगेडियर मजहर इकबाल भी उनके हमरा थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि कसूर में कायम पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स स्टेशन मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब का दूरंदेश और मौसर इक़दाम है। मुनशियात के खिलाफ जंग कौमी जिम्मेदारी है। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को हर सतह पर मुकम्मल ताउन हासिल होगा।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।